हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का जो शीर्षक है हम जिसका अध्ययन करेंगे वो है सौर मंडल। तो चलिए देखते हैं सौर मंडल किसे कहते हैं। देखिए, सूर्य तथा उसके परिवार को, जिसमें सूर्य के अलावा 8 ग्रह, 205 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु एवं वृहद मात्रा में धूलकण व गैस शामिल है, सौर परिवार या सौर मंडल कहलाता है। तो सूर्य तथा उसके परिवार को सौर मंडल कहते हैं। और उस सौर मंडल में देखिए क्या क्या आता है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि, ये सब सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है जिसे सौर परिवार या सौर मंडल कहा जाता है। ये सभी पिंड सूर्य के गुरुत्व द्वारा एक कक्ष में बंधे रहते हैं। और ये सभी पिंड जिनमें ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह आदि शामिल हैं, ये सभी पिंड सूर्य के गुरुत्व द्वारा, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक कक्ष में बंधे रहते हैं। ये सभी पिंड सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। ये सभी पिंड सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में गति करते हैं। सौरमंडल का व्यास 1179 करोड़ किलोमीटर है। सौरमंडल का जो व्यास है वो है 1179 करोड़ किलोमीटर। सौरमंडल में प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। देखिए, हमारे सौर मंडल में जो प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है उसका एकमात्र स्रोत सूर्य है। ये थी सौर मंडल की परिभाषा और हमने देख लिया कि सौर मंडल में क्या क्या शामिल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। चूंकि इन सभी खगोलीय पिंडों में सूर्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है। इसलिए सौर मंडल में सबसे पहले हम सूर्य का अध्ययन करेंगे। देखिए, सूर्य हमारे सौर मंडल का जनक, प्रधान या मुखिया है। देखिए, सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो उसके जनक तारे की परिक्रमा करते हैं। जनक तारे को हमारे सौर मंडल में सूर्य कहा जाता है, तो वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इसलिए सूर्य हमारे सौर मंडल का जनक, प्रधान या मुखिया है। यह हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला के, देखिए हमारी आकाश गंगा जिसका नाम है दुग्ध मेखला, उसके 100 अरब तारों में से एक है। यानी हमारा सूर्य दुग्ध मेखला आकाश गंगा के अंतर्गत आता है और दुग्ध मेखला आकाश गंगा के 100 अरब तारों में से एक तारा है सूर्य। अब हम देखेंगे कि तारा किसे कहते हैं। देखिए, तारे की क्या परिभाषा है। तो तारे बड़े आकार के व गर्म खगोलीय पिंड होते हैं जो गैसों से बने हैं तथा जिनके पास स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश होता है। तो तारे वो खगोलीय पिंड हैं जो बड़े आकार के होते हैं और गैसों से बने होते हैं और बहुत अधिक गर्म होते हैं तथा जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, वो तारे कहलाते हैं। तो सूर्य हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला के 100 अरब तारों में से एक है जिसके पास अपना खुद का सौर परिवार है। यह आकाश गंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। जो सूर्य है, सूर्य आकाश गंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। देखिए, जो सूर्य है वो आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है और यह आकाश गंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। जो सूर्य है वह 250 किलोमीटर
प्रति सेकंड की गति से हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल यानी आकाशगंगा के केंद्र की एक परिक्रमा करने का जो समय है, इसका परिक्रमण काल 22.5 से 25 करोड़ वर्ष अर्थात 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। देखिए, सूर्य का जो परिक्रमण काल है, आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक परिक्रमा करने का जो समय है, वो समय 22.5 वर्ष से 25 करोड़ वर्ष अर्थात 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। तो हम ब्रह्मांड वर्ष किसे कहेंगे कि सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगा समय ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन भी करता है। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, लेकिन इसके अलावा सूर्य अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है और ये घूर्णन पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। सूर्य का मध्य भाग 25 दिन में व ध्रुवीय भाग 35 दिन में एक घूर्णन पूरा करता है। और इसके घूर्णन करने का जो समय है, तो इसका सूर्य का जो मध्य भाग है वो 25 दिन में एक घूर्णन पूरा करता है और ध्रुवीय भाग 35 दिन में एक घूर्णन पूरा करता है। सौर मंडल का लगभग 99.86% द्रव्यमान, देखिए सौर मंडल का लगभग 99.86% द्रव्यमान सूर्य में शामिल है। सूर्य गैस से बना पिंड है जो हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसों से बना है। देखिए, सूर्य एक गैसीय पिंड है जो हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसों से बना हुआ है। इसके संगठन में, सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% व अन्य तत्व 2.5% है। अगर हम सूर्य का संगठन देखें तो इसमें सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन गैस की है 71%, हीलियम की मात्रा 26.5% है और अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य के मध्य भाग को क्रोड या कोर कहते हैं। सूर्य का जो मध्य भाग है उसे क्रोड या कोर कहा जाता है। क्रोड का तापमान यानी सूर्य के मध्य भाग का तापमान 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है। देखिए, क्रोड का तापमान यानी सूर्य के मध्य भाग का तापमान 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। तो सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो यहाँ पर होने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। सौर मंडल में लगभग सभी ऊष्मा एवं ऊर्जा की आपूर्ति सूर्य द्वारा ही की जाती है और सौर मंडल के जितने भी सदस्य हैं, ग्रह उपग्रह, जिनमें अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, उनमें सभी प्रकार की ऊष्मा एवं ऊर्जा की आपूर्ति सूर्य द्वारा ही की जाती है। इसीलिए सौर मंडल में हम कह सकते हैं कि सौर मंडल में प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान, देखिए सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसके मध्य भाग का तापमान यानी आंतरिक भाग का तापमान तो हमने देखा था कि क्रोड का तापमान 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सूर्य की बाहरी सतह का तापमान भी बहुत अधिक है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से मतलब सूर्य के बाहरी सतह से सूर्य के अंतरतम की ओर जाने पर तापमान, दबाव एवं घनत्व बढ़ता जाता है और जैसे जैसे हम सूर्य की बाहरी सतह से इसके अंदर आंतरिक भाग की ओर जाएंगे तो तापमान, दबाव एवं घनत्व में वृद्धि होती जाती है। अब देखिए प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल क्या है? सूर्य की चमकती सतह प्रकाश मंडल कहलाती है। देखिए, सूर्य की जो चमकती हुई सतह है वो प्रकाश मंडल कहलाती है और इस प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। देखिए,
जो प्रकाश मंडल है, सूर्य की जो ये सतह है, चमकती हुई सतह, ये प्रकाश मंडल कहलाती है, फोटोस्फेयर प्रकाश मंडल कहलाती है। और प्रकाश मंडल के जो किनारे होते हैं वो चमकीले नहीं होते, क्योंकि सूर्य का जो वातावरण है, वायुमंडल है, जिसे हम वर्णमंडल कहते हैं, ये अ, इस प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसलिए प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। नेक्स्ट है वर्णमंडल। तो वर्णमंडल देखिए, यह सूर्य का वायुमंडल है जो प्रकाश का अवशोषण करता है। वर्णमंडल सूर्य के वायुमंडल को, सूर्य के चारों ओर पाए जाने वाले वायुमंडल को वर्णमंडल कहते हैं। देखिए ये वर्णमंडल है, क्रोमोस्फेयर। तो ये जो वर्णमंडल होता है, ये प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और इसी कारण प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं। और जो वर्णमंडल है यह लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है सूर्य किरीट। देखिए सूर्य किरीट किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले बाह्यतम भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले बाह्यतम भाग को अर्थात ये वाला भाग, ये जो ऊष्मा हमें दिख रही है सूर्य के चारों ओर, इस बाह्य भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहा जाता है। ये जो सूर्य किरीट होता है, यह एक्स रेज यानी एक्स किरणें उत्सर्जित करता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। देखिए सूर्य किरीट या कोरोना की जो विशेषता है वो ये है कि ये एक्स रेज उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस समय ये सूर्य किरीट या कोरोना, इससे प्रकाश की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है सौर कलंक। सौर कलंक किसे कहते हैं? प्रकाश मंडल में उत्पन्न होने वाले काले धब्बे सौर कलंक कहलाते हैं। देखिए सौर कलंक के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये काले धब्बे होंगे। तो सौर कलंक, प्रकाश मंडल में उत्पन्न होने वाले काले धब्बे सौर कलंक कहलाते हैं। हम चित्र में देखते हैं, देखिए यहाँ प्रकाश मंडल में ये जो काले धब्बे हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये सौर कलंक है। इनकी खोज गैलीलियो ने की थी। सौर कलंकों की खोज गैलीलियो ने की थी, उन्होंने सर्वप्रथम देखा था इन्हें। सौर कलंक के केंद्रीय भाग को देखिए, जो सौर कलंक है उसके केंद्रीय भाग को जो सर्वाधिक काला होता है अम्बरा कहते हैं। देखिए सौर कलंक का केंद्रीय भाग सर्वाधिक काला होता है, इसका बाहरी जो भाग है वो थोड़ा हल्का काला होता है। तो इसका जो केंद्रीय भाग है जो सर्वाधिक काला होता है उसे अम्बरा कहते हैं और हल्के काले भाग को पेनम्बरा कहते हैं। सौर कलंकों का तापमान सूर्य सतह के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और ये जो सौर कलंक है, इन सौर कलंकों का तापमान सूर्य सतह के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। नेक्स्ट है, देखिए समय के साथ सौर कलंकों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है, सौर कलंकों की संख्या में भी परिवर्तन होता रहता है। सौर कलंकों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। प्रथम 11 वर्षों तक यह कलंक बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों में यह घटता है। देखिए जो सौर कलंकों का जो एक चक्र होता है वो 22 वर्षों का होता है। प्रथम 11 वर्षों में ये कलंक बढ़ते हैं और बाद के 11 वर्षों में ये घटते हैं। जब सूर्य की सतह पर कलंक दिखाई देते हैं, जब सूर्य की सतह पर कलंक दिखाई देते हैं उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। अर्थात सूर्य की सतह पर दिखने वाले कलंक पृथ्वी को भी प्रभावित करते हैं। जब ये कलंक सूर्य की सतह पर उत्पन्न होते हैं उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात आते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर पक्षाभ एवं पक्षाभ स्तरीय मेघों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहा जाता है। वह प्रभामंडल, तो प्रभामंडल क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर पक्षाभ एवं पक्षाभ स्तरीय बादलों के प्रतिबिंबन से
एक सफेद दूधिया रंग के छल्ले बनते हैं, उन्हें प्रभामंडल कहा जाता है। और ये प्रभामंडल चक्रवातों के आने के संकेत होते हैं। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की जो उम्र है वो 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय अनुमानतः 10 की घात 11 वर्ष है। भविष्य में 10 की घात 11 वर्षों तक ये जो 10 की घात 11 वर्ष है, ये सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का अनुमानित समय है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है। देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है और पृथ्वी को सूर्य ताप का मात्र 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। तो सूर्य ताप का केवल 2 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है और पृथ्वी को यह प्रकाश या ऊर्जा यानी सूर्य ताप, जो सूर्य का प्रकाश होता है, वह लघु तरंगों के माध्यम से प्राप्त होता है। पृथ्वी को सूर्य का प्रकाश लघु तरंगों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये थी सूर्य के बारे में, ये जो बातें हमने सूर्य के बारे में अध्ययन की है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए मास्ट। मास्ट क्या है? मास्ट एक टेलीस्कोप है जिसका पूरा नाम मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप है। ये जो मास्ट है, ये एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है। देखिए, एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है जो राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर में स्थित सौर वेधशाला में स्थित है। अर्थात एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन मास्ट है जो राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर में स्थित सौर वेधशाला में स्थित है। इसका शुभारंभ अर्थात मास्ट का शुभारंभ 4 अगस्त 2015 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया था। अब हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में कि ग्रह किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती और जो अपने मुखिया तारे या सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा उसी से प्राप्त प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। देखिए, ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो अपने जनक तारे की परिक्रमा करते हैं, अर्थात सूर्य की परिक्रमा करते हैं और जिनमें अपने स्वयं का प्रकाश नहीं होता और जो प्रकाश और ऊष्मा के लिए अपने जनक तारे पर ही निर्भर होते हैं, उसी से प्रकाश प्राप्त करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं। और ये जो प्लेनेट शब्द है, ये शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं का कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती और जो सूर्य से ही प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। तो वो जो 8 ग्रह हैं, ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन 8 ग्रहों में से बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल छोटे व ठोस ग्रह हैं जिन्हें पार्थिव ग्रह अर्थात पृथ्वी के सदृश ग्रह कहा जाता है। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल छोटे ग्रह हैं, आकार में छोटे हैं, लेकिन इनका घनत्व अधिक है, ठोस ग्रह है, तो ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। पार्थिव ग्रह अर्थात पृथ्वी के जैसे। ये ग्रह पृथ्वी की ही भांति सेलों व धातुओं से बने हैं। बाकी के जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति या जुपिटर की तरह। बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, तो जोवियन का अर्थ है जुपिटर की तरह, अर्थात बृहस्पति की तरह।
जोवियन ग्रह आकार में विशाल व गैस से बने ग्रह हैं। देखिए, जोवियन ग्रह आकार में तो बड़े होते हैं, लेकिन ये गैस से बने हुए ग्रह हैं, इसलिए इनका घनत्व कम होता है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ था। अर्थात सभी ग्रह एक साथ ही बने थे। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह किस क्रम में स्थित हैं, ये देख लेते हैं। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अर्थात बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है और नेपच्यून सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। देखिए, ये सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। ये पथ दीर्घ वृत्ताकार होते हैं और इन पथों का आकार दीर्घ वृत्ताकार होता है। इन्हें कक्षा या कक्ष कहते हैं। ये जो निश्चित पथ है जिन पर ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस पथ को कक्षा या कक्ष कहा जाता है। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, जो शुरू के 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, ये 4 ग्रह भीतरी या आंतरिक ग्रह भी कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। देखिए, मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी स्थित है। तो इस सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में जो ग्रह स्थित है, इन्हें भीतरी या आंतरिक ग्रह कहा जाता है और ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। अन्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बाहर स्थित हैं, इन्हें बाहरी या बाह्य ग्रह कहा जाता है। अब हम देखेंगे आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक बड़े आकार का है और कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। तो देखिए, आकार के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है, ये अवरोही क्रम है। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह पहले लिखा हुआ है और सबसे छोटे आकार का जो ग्रह है वो बाद में लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का बृहस्पति, जो 1 नंबर पे लिखा हुआ है। बृहस्पति से छोटा है शनि, अर्थात सौरमंडल के में दूसरे नंबर दूसरे सर्वाधिक बड़ा जो ग्रह है दूसरा, वो है शनि। तीसरा ग्रह है अरुण, चौथा है वरुण और आकार के हिसाब से पृथ्वी ग्रह का नंबर आता है 5वें नंबर पे। अर्थात आकार के हिसाब से पृथ्वी 5वें स्थान पर है। छठा है शुक्र, 7वां मंगल और 8वां जो ग्रह है वो है बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। और घनत्व के आधार पर, देखिए, घनत्व के आधार पर ग्रहों का क्रम, ये क्रम भी अवरोही क्रम है। अर्थात जिस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है वो पहले स्थान पर है और जिस ग्रह का घनत्व सबसे कम है वो 8वें नंबर पर है। तो सबसे पहला ग्रह, घनत्व के आधार पर जो सबसे पहला ग्रह है अर्थात जिसका घनत्व सर्वाधिक है, वो ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा है ग्रहों में। दूसरे स्थान पर है बुध, पृथ्वी के बाद बुध ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। तीसरे स्थान पर है शुक्र और चौथे पर है मंगल। देखिए, अभी हमने देखा भी था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि इन ग्रहों का घनत्व बाकी के 4 ग्रहों से अधिक होता है। तो इनमें भी सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है। घनत्व के आधार पर पृथ्वी पहले नंबर पर आती है। पांचवा घनत्व के आधार पर जो 5वां ग्रह है सौरमंडल का, वो है वरुण। छठे नंबर पर है बृहस्पति, 7वें पर है अरुण और 8वें नंबर पर है शनि। अर्थात हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व जिस ग्रह का है वो है पृथ्वी और सबसे कम घनत्व जिस ग्रह का है वो है शनि। शनि का घनत्व सबसे कम है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद।